देखिए, दिल्ली में एक विधायक है भाजपा का, वो आप उसकी रील्स आती रहती हैं कि जहाँ वो दुकानों पे जाता है, भाई क्या नाम है तेरे, यहाँ तो अपना नाम क्यों नहीं लिख रहा है? कहीं ऐसा कोई प्रावधान है ये लिखा जाना चाहिए कि दुकान का मालिक कौन है, इसका नाम लिखा जाना चाहिए? आपने जो शर्ट पहनी है, क्या गारंटी है जो बना है, किसने बनाया है? आप जो चावल खा रहे हैं, आप ये कैसे तय कर सकते हैं कि इसमें हिंदू के खेत का चावल कौन सा है या मुसलमान के खेत का चावल कौन सा है? गाड़ी में तेल जब आप भराते हैं तो वो मुसलमानों को शेयर मिल रहा है उसका वो मिडिल ईस्ट के तेल है। अब लोग व्रत रखते हैं, व्रत रखते हुए पिंक सॉल्ट खाते हैं। भारत में तो पिंक सॉल्ट होता ही नहीं, पाकिस्तान से आ रहा है। पाकिस्तान का नमक है, आलू आपका नहीं है, टमाटर आपका नहीं है। तो ये क्रॉस कल्चरलिज्म से ही तो चीजें बनती हैं। मुसलमान को दुश्मन तो समझते हैं, दलितों को दुश्मन नहीं समझते हैं, दलितों को इंफीरियर समझते हैं। ये फर्क है। दलितों को, आदिवासियों को दुश्मन नहीं देखते, वो उनको कचरे की तरह देखते हैं। मैं चाहता हूँ कि दलित आदिवासी दुश्मन की कैटेगरी में आए, बिना दुश्मनी की कैटेगरी में आए आप कोई फैसला नहीं होने वाला है। फ्रिज में मटन था तो इखलाक की लिंचिंग हुई हाँ, थी। मतलब आप सोचिए, लोग ट्रेनों में खाना, अगर आप मुर्गा भी ले जा रहे हैं या बकरा भी, मटन जो खाते हैं नॉर्मली, मुझे लगता है कि मुसलमानों से ज़्यादा तो नॉन मुस्लिम्स भी खाते हैं। और मुसलमान डरे हुए हैं। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, बोलते हैं कि हम डरते हैं फ्रिज में ले जाने से, क्या कंटेंट क्या खा रहे हैं हम, कोई बगल वाला पीट देगा हमको, तो हम क्या कर लेंगे? वो पीटने के बाद सोचेगा कि अपने को जस्टिफाई कैसे करना अपने अपराध को, तो वो बाद में सोच के लगा देगा कि मुझे शक था कि ये हाँ, बीफ ईटर है, हाँ, तो इसलिए मैंने पीट दिया, और फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। उस प्रताड़ित करने वाले के लिए, जो अपराधी है उसके लिए सब कुछ ठीक हो जाएगा, अगर सिर्फ वो बाद में ये कह दे कि मुझे शक था कि ये बीफ ईटर है। मैं वही कह रहा हूँ ना कि ये जो मॉरल पुलिसिंग का काम सर पब्लिक को मिल चुका है। पब्लिक तय कर रही है कि किसके फ्रिज में क्या खाना होगा। इतना ही नहीं है, पहले तो कांवड़ का जो रूट है उसमें मुस्लिम होटल्स बंद कराए गए। अगर वो मुस्लिम होटल्स वेजिटेरियन खाना बेच रहे हैं तब भी, हाँ, नंबर एक। नंबर दो, अब फल वालों से, जो मुस्लिम फल वाले हैं उनको तक वो भी आहत कर रहे हैं, उनसे भी ये जो आहत ट्रिगर्ड कांवड़िए हैं ये आहत हुए जा रहे हैं। ये देखिए अभी आप। केएफसी वाले मामले में अकेला है, अगर वो एमएनसी नहीं होता, हाँ, क्योंकि वो तो उनके पापा का कंपनी है, तो इसलिए उसमें वो कर नहीं पाए। केएफसी वाले में तो सब जेल गए, हिरासत में ले लिए गए। मैं लोगों को ये पूछना चाहता हूँ कि आप जो ये आजकल शुरू हो गया है, सबने जिम्मेदारी ले ली है, कौन नाम लिखेगा होटल के बाहर। सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि यूपी गवर्नमेंट को फटकार लगाई है, पर प्रॉब्लम ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट कोई ऑर्डर क्यों नहीं पास कर रहा है? ये फटकार ऑब्जर्वेशन से काम नहीं चलेगा। जब इस तरीके की चीजें होती हैं, सुप्रीम कोर्ट की नैतिक जिम्मेवारी बन जाती है कि एक ऑर्डर पास करे, क्योंकि बहुत सारी चीजें अनकॉन्स्टिट्यूशनली हो रही है। पिछले कुछ सालों से सुप्रीम कोर्ट भी प्रवचन मोड में है। हाँ, वो बोलता बहुत अच्छा है लेकिन ऑर्डर नहीं देता है। करना पड़ेगा। वो प्रॉब्लम ये है कि आप देखिए, दिल्ली में एक विधायक है भाजपा का, वो आप उसकी रील्स आती रहती हैं कि जहाँ वो दुकानों पे जाता है, भाई क्या नाम है तेरे, क्या है, यहाँ तो अपना नाम क्यों नहीं लिख रहा है? क्या भारत के संविधान में कहीं ऐसा कोई प्रावधान है ये लिखा जाना चाहिए कि दुकान का मालिक कौन है, इसका नाम लिखा जाना चाहिए? दुकान का लाइसेंस नंबर लोग डालते हैं, जीएसटी नंबर लोग डालते हैं, दुकान का मालिक आपने जो शर्ट पहनी है, क्या गारंटी है कि ये शर्ट जो बना है, किसने बनाया है? आप जो चावल खा रहे हैं, आप ये कैसे तय कर सकते हैं कि इसमें हिंदू के खेत का चावल कौन सा है या मुसलमान के खेत का चावल कौन सा है? अगर आप इतने कट्टर हैं तो आप इतने इतने माइन्यूट लेवल पे जाकर देखिए कि कौन किसके खेत से आ रहा है। मैं बोल रहा हूँ, आप चलिए बाल कटाने की बात करते हैं। मैं दिल्ली में 30 रुपए से लेकर 10,000 रुपए तक के सैलून में बाल कटवाए हैं मैंने, जो हम अंडर द मैंगो ट्री हम देखते हैं, और उससे लेकर 5 स्टार लेवल के जो सैलून होते हैं। मैं आज तक किसी भी जो टॉप के हेयर स्टाइलिस्ट हैं, किसी भी नॉन मुस्लिम से नहीं मिला हूँ। अच्छा, हाँ, तो मतलब अगर आप कह रहे हो मुस्लिम्स को एलिमिनेट कर दोगे तो मेरे तो बाल ही नहीं अच्छे से बन पाएंगे, बिकॉज फाइनेस्ट टेलर, फाइनेस्ट हेयर ड्रेसर्स जो बालों का काम करते हैं, ज़्यादातर मुझे मुसलमान ही दिखते हैं। तो आप कैसे आप अपनी, अब वो आपके वर्कफोर्स का हिस्सा है, आप उनकी बनाई चीज़ पहन रहे हो ना सर। एक ऐप बना है जिसमें आपको किसी भी तरह का स्किल सेट चाहिए, आपको कारपेंटर चाहिए, इलेक्ट्रिशियन चाहिए, कोई भी चाहिए, तो वो ऐप है, उसमें सिर्फ हिंदू जो टेक्नीशियंस हैं वही हैं, हिंदू घरों में वही जाएंगे, और वो क्योंकि वो ये नहीं चाहते कि हिंदू घरों से या हिंदू इकोनॉमी में मुस्लिम को कुछ भी शेयर मिले, तो वो उस वजह से उन्होंने एक ऐप बना दिया और उसको प्रचारित किया जा रहा है। आप उसको डाउनलोड कर लीजिए। गाड़ी में तेल जब आप भराते हैं तो मुसलमानों को शेयर मिल रहा है उसका,
क्योंकि वो मिडल ईस्ट के तेल हैं। असली दुश्मनी भारत के मुसलमानों से है, जो हाँ भारत के हैं, हाँ क्योंकि वो भारत के इंडिजिनस लोग हैं। वो किसी ज़माने में कास्ट सिस्टम से परेशान होके कभी ईसाई हाँ बने, कभी बौद्ध बने, कभी मुसलमान बने, कभी नास्तिक बने। तो वो जिन्होंने बिल्कुल कास्ट सिस्टम छोड़ा, लेकिन उनकी चमड़ी, उनका डीएनए तो भारत का ही है, वो नहीं तो बदलेगा उनसे कभी। दुश्मनी है। वो उनसे दुश्मनी है, पर वो मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि आप इस दुश्मनी से कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। वो कोई बात नहीं, हाँ दलितों हाँ के साथ जो दुश्मनी है उससे भी क्या हासिल नहीं, होता मैं है? इसमें एक पॉइंट को जोड़ता हूँ। मुसलमान को दुश्मन तो समझते हैं, दलितों को दुश्मन नहीं समझते हैं, दलितों को इंफीरियर समझते हैं। ये फर्क है। इसके लिए आप मुसलमानों में एक तरीके का रेजिलियंस देखते हैं फासिज्म के खिलाफ जो खड़ा है, क्योंकि वो मुसलमानों को दुश्मन के नज़रिए से देखते हैं। दलितों को, आदिवासियों को दुश्मन नहीं देखते हैं, वो उनको कचरे की तरह देखते हैं। इसलिए आप जब 6-7 साल के किसी मुस्लिम बच्चे से पूछिए क्या वो बीजेपी को वोट देगा, तो उसका वो पॉलिटिकल कंसाइंस डेवलप्ड है कि नहीं दूंगा। लेकिन आप किसी नॉर्मल 8 साल 9 साल के दलित या पिछड़े आदिवासी से पूछिए तो शायद वो बोल देगा हाँ मैं मोदी जी को दे सकता हूँ, मैं राहुल गांधी को दे सकता हूँ, मैं किसको दे सकता हूँ। तो उसकी प्रॉब्लम ये है कि वो इन्फीरियर है। वो जिस अभी उसको पता ही नहीं है कि वो उस दुश्मन की कैटेगरी में नहीं आएगा। जब तक आप दुश्मन की कैटेगरी में नहीं आओगे, मैं चाहता हूँ कि दलित आदिवासी दुश्मन की कैटेगरी में आए। इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स से बाहर निकल के दुश्मन, जब आप दुश्मन की कैटेगरी में होगे तब मैदानी जंग में आपका लड़ाई होगी, तभी तो फैसला होगा। बिना दुश्मनी की कैटेगरी में आए आप कोई फैसला नहीं होने वाला है। दुश्मनी की कैटेगरी एक इक्वलाइजर है आपके। इक्विलाइजर है। आप अब हमें अपना प्रतिद्वंदी देखते हो, तो अब हम आपसे लड़ेंगे। प्रॉब्लम ये है। इसके लिए मुसलमान, और आप देखिए डॉक्टर अंबेडकर को बहुत लोग पढ़ते हैं, और आप इस बात को समझ लीजिए जो माइनॉरिटीज़ हैं या फिर जो समाज के अंदर जो कमज़ोर तबका है, उनके लिए जो कानूनन सेफगार्ड है या कानून जो बने हुए इनकी सुरक्षा के लिए, वो निरर्थक हैं अगर समाज का जो मेजॉरिटी का मॉरल कंसाइंस उनके खिलाफ है। तो कोई भी कानून, कोई भी न्यायालय, कोई भी पार्लियामेंट उनको बचा नहीं सकती। भारत में आप किसी व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकते हो, लेकिन अगर 40 करोड़ हिंदू उठ के कहता है, सो कॉल्ड हिंदू, मैं तो ऐसे लोगों को धर्म से जोड़ना भी नहीं चाहूँगा जो लोग दूसरों को मारने पीटने की बात करते हैं। अगर मान लीजिए 40% सो कॉल्ड हिंदुत्व फैनेटिक्स कहने लगे कि मुसलमानों को ख़त्म कर दो, तो कोई भी पार्लियामेंट, कोई भी कानून उनको बचा नहीं सकता। तो इसके लिए सोसाइटी के मॉरल कंसाइंस में जस्टिस सिस्टम होना चाहिए। अदरवाइज आपके बनाए कानून, आपके बनाए जो पार्लियामेंट्स हैं, इट इज़ जस्ट ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स के नाम पर बहुत सारे डिक्टेटर कंट्रीज में भी पार्लियामेंट है। मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं फ्रॉम बहरीन, वहाँ के वो एमपी हुआ करते थे, जवाद फारूकी। बहरीन का नाम सब सुनते हैं, लोग सोचते हैं कितना अमीर देश है, उसके पैसे की वैल्यू इंडिया में कितनी ज़्यादा है। पर मैं जब उनसे बात करता हूँ तो वो बताते हैं कि पार्लियामेंट भी है, सब कुछ है, लेकिन पर्सनल लिबर्टी नहीं है। आज वो देश निकाला के रूप में लंदन में रह रहे हैं, क्योंकि वहाँ हो रहे करप्शन के खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई। तो लोगों का डेवलपमेंट को लेकर जो नज़रिया है वो बहुत गलत है। लोग ये देखते हैं कि डेवलपमेंट इज़ ऑल अबाउट ब्रिज। करप्शन के खिलाफ मुकेश चंद्रकर ने भी आवाज़ उठाई, और उसकी लाश हमें किस हालत में मिली। जी। करप्शन को लेकर के जो इंटॉलरेंस है पावर के गलियारों में, तकरीबन यूनिवर्सल है। आप किसी यूनिवर्सल है, भी यूनिवर्सल डेमोक्रेसी में हो, बिल्कुल, डिक्टेटरशिप में हो, किंगडम में हो, कहीं भी हो। कहीं भी हो। तो भारत को प्रॉब्लम है, भारत के जो लोग हैं ना, उनको लगता है कि सड़क बन गई, बढ़िया ब्रिज बन गया, 12 घंटे की बिजली आ रही है, 5 किलो फ्री अनाज मिल रहा है, ये डेवलपमेंट है। ये गलत धारणा है लोगों की डेवलपमेंट की। इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट को आप डेवलपमेंट के नज़रिए से मत देखिए। अच्छा। हाँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ डेमोक्रेसी तो नहीं है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में इंडिया का भी बाप है। लेकिन क्या वहाँ फ्री मीडिया है? नहीं है। क्या वहाँ महिलाओं को बराबर का अधिकार है? क्या वहाँ फ्री आर्ट कल्चर में छूट मिलती है आपको अपने हिसाब से चलने की? नहीं मिलती। मैं लोगों को ये समझाता हूँ कि ह्यूमन डेवलपमेंट इज़ द रियल डेवलपमेंट। जब मेरे देश के एक मजदूर को ये फील होने लगे कि ये देश उसका भी है, तब ये देश है। का लिए सच्चा मैं कहूँगा कि डेमोक्रेसी है, डेवलपमेंट है।
मैं एक रिपोर्ट करता था जब मैं वायर में काम करता था, मैं एम्स के बाहर 15 अगस्त के दिन जाकर जो वहाँ पेशेंट आए होते थे, मैं उनसे एक सवाल पूछता था, क्या देश सही मायनों में आज़ाद हो गया है? वीडियो अभी भी यूट्यूब पे अवेलेबल है। मुझे आज तक कोई एक व्यक्ति नहीं मिला वहाँ लेटा हुआ जिसने कहा हो वो फील करता है कि ये देश आज़ाद हो गया। देश आज़ाद मेरे लिए भी तो होना चाहिए ना। मतलब मैं अगर देश का हिस्सा हूँ तो वो आज़ादी मुझे भी फील होनी चाहिए। और आप डेमोक्रेसी और आज़ादी को पड़ोसी मुल्क को फील कराने के लिए नहीं करते हैं, ये एहसास होता है। जैसे आप कहते हैं ना कि मैं अपनी माँ से प्यार करता हूँ, कोई के करके दिखाओ, कैसे करते हो माँ से प्यार? लोग बार बात पे कहते हैं ना मुसलमानों से कि तुम मुझसे प्यार करते हो, दिखाओ। कैसे दिखाएं? आप अपनी माँ से प्यार करते हैं? या कोई बोले अपनी माँ से प्यार करते हैं, हाँ करते हैं, करके दिखाओ। नहीं, कैसे? और मैं तुम्हें क्यों करके दिखाऊं? हाँ हु आर यू? नहीं, मैं अगर एक सवाल पूछ रहा हूँ कि माँ बाप माँ से करते हो प्यार ना, करके दिखाओ। कैसे होता है प्यार माँ से? कोई आर्ट डिफाइन है माँ से प्यार करने का? क्या कोई एक्ट डिफाइन है माँ से प्यार करने का? तो मुल्क से प्यार करने का कोई एक्ट कहाँ डिफाइन है? मैं लोगों से ये जानने की कोशिश करता हूँ कि ये जो बात बात पे वफादारी, और देश ऐसा नहीं है कि कोई, अब जैसे नॉर्थ इंडियन जो सुप्रीमेसी है ये बहुत ज़्यादा रूल करती है भारत में। मतलब नॉर्थ इंडियन को लगता है कि साड़ी भारतीय परिधान है। नहीं नहीं है। ओह, इट साड़ी बहुत सारे राज्यों में पहनी जाती है, पर इट इज़ वन ऑफ द इंडियन अटायर। इट इज़ नॉट अ इंडियन अटायर, ओनली इंडियन अटायर। क्या सलवार कमीज़ लोग नहीं पहनते? मोदी जी हमारे सलवार कमीज़ पहनते हैं, बहुत सारे नेता सलवार कमीज़ पहनते हैं। सलवार कमीज़ तो मुगल लाए थे, धोती क्यों नहीं पहनते हैं? यहाँ तो सिल्क के कपड़ा पहनने का कॉन्सेप्ट ही नहीं था, अंग वस्त्र होते अंग थे। वस्त्र पहनते थे। यहाँ आप राजा महाराजा जो दिखाए जाते हैं फिल्मों में, वो जो कपड़ा वो पहनते हैं वो भारतीय परिधान ही नहीं है। वहाँ तो बेयर चेस्ट होते थे लोग, राजा सिर्फ एक गमछा लपेटते थे और धोती पहनते थे। तो मैं लोगों को वही समझाना चाहता हूँ कि फिर मुल्क से अगर आपको इतनी मोहब्बत है और आप सबको सर्टिफिकेट बांट रहे हो, तो आप इंश्योर करिए कि मुल्क के अंदर जो भी चीज़ है वो आप सिर्फ प्योर इंडियन चीज़ों को कंज्यूम करेंगे। अब लोग व्रत रखते हैं, व्रत रखते हुए पिंक सॉल्ट खाते हैं। भारत में तो पिंक सॉल्ट होता ही नहीं, पाकिस्तान से आ रहा है। तो क्या आपके रगों में पाकिस्तान का खून है? मैं ये सवाल लोगों से पूछता हूँ। पाकिस्तान का नमक। पाकिस्तान का नमक है, आलू आपका नहीं है, टमाटर आपका नहीं है। तो ये क्रॉस कल्चरलिज्म से ही तो चीज़ें बनती हैं। आप इतनी नफरत क्यों कर रहे हो चीज़ों से? और आप मुसलमानों पर चलिए अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं, आप उनको अपना पॉलिटिकल प्रतिद्वंदी मान रहे हैं। आप मुझे बताइए, मुसलमानों की पॉपुलेशन आज के डेट में मोटा माटी में मानता हूँ भारत के अंदर 20 करोड़ तो होंगे अमूमन है। अब ये सरकारी आंकड़े तो अभी बाहर आए नहीं है, पर मैं अगर 20 करोड़ भी मान के चलूँ, आज तक इस देश के अंदर मुसलमानों ने अपनी पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनाई। अगर उनका अकीदा सेकुलरिज्म पे नहीं होता तो पार्टी बना सकते हैं। यहाँ तो 2% वालों की पार्टी है, 1% वालों की पार्टी है। तो 16, 17, 20% वालों की पार्टी क्यों नहीं हो सकती? अब वो लोग कहेंगे कि MIM है। वो हैदराबाद की पार्टी थी। 2014 के बाद उन्होंने पैन इंडिया जाने की शुरुआत की। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी का काम है कहीं भी जाने का, पर फिर भी वो जब लड़ते हैं तो उनको मुसलमान उस तरीके से वोट नहीं करते। स्टिल मुस्लिम्स आर वोटिंग फॉर अखिलेश यादव, राहुल गांधी, हेमंत सोरेन, तेजस्वी यादव, ममता बनर्जी एंड ठाकरे। हाँ ठाकरे। चलो ठाकरे को तो अभी थोड़ा बहुत मोमेंटम मिला है उद्धव ठाकरे के आने के बाद, लेकिन आप इस चीज़ को देखिए कि उनका वोटिंग पैटर्न अगर कम्युनल होता तो उनकी पॉपुलेशन जिस तरीके से है, उनकी जगह पे भी आप देखोगे खासतौर पे नॉन मुस्लिम जीत कर आते हैं।